वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस डेफिनेशंस के बारे में। ठीक है, क्या दिया गया है डेफिनेशंस। तो देखते हैं वन बाय वन डेफिनेशंस के बारे में कि क्या दिया गया है डेफिनेशंस में। देखो, जनरली हमने बिजनेस का टॉपिक स्टार्ट किया था और ये जो है लास्ट वीडियो में हमने बात किया था इस बिजनेस के बारे में। ठीक है, तो इस बिजनेस में हमने ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ, देन आफ्टर हमने कवर किया था डिस्ट्रीब्यूशन वाला पैराग्राफ। उसके बाद हमारा बच गया था ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला हमारा बच गया था। ठीक है, तो इसमें हम कवर करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहला डेफिनेशन क्या बोलता है। पहला जो डेफिनेशन है वो दिया है प्रोफेसर हैने ने। तो क्या बोलता है प्रोफेसर हैने? Business activity are those human activity which are directed towards the production and processing of wealth। तो क्या बोला गया है कि बिजनेस क्या है? वो सारे ह्यूमन एक्टिविटी है। क्या है? वो सारे ह्यूमन एक्टिविटी है जो किससे किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से रिलेटेड है और प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ से रिलेटेड है। यानी कि बिजनेस क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। अब प्रोडक्शन करेगा तो बिजनेस उसको सेल करेगा और सेल करेगा तो क्या बनेगा? उसका वेल्थ बनेगा। ठीक है, वेल्थ मतलब पैसे से डिनोट किया जाता है, इसको वेल्थ बनेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दूसरे डेफिनेशन के बारे में जो कि किसने दिया है? प्रोफेसर प्राइड ह्यूज एंड कपूर्स ने दिया है। तो क्या बोलता है प्रोफेसर प्राइड ह्यूज एंड कपूर्स कि द ऑर्गेनाइज एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल to produce and sell for a profit the goods and services that satisfied needs society's needs। ठीक है, तो क्या बोलता है कि वैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ऑर्गेनाइज किसने किया है? इंडिविजुअल्स। पर्सन्स ने किया है ताकि वो प्रोड्यूस कर सके और ज्यादा से ज्यादा सेल कर सके प्रॉफिट्स के लिए। किसको सेल करेगा? ये गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेगा। और कहाँ सेल करेगा? सोसाइटीज में सेल करेगा। सोसाइटी में सेल करेगा, सोसाइटीज की जरूरत के हिसाब से। देखो, सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी मतलब नॉर्मली आप लोगों को सोसाइटी मतलब पता तो होगा, लेकिन फिर भी पता नहीं होगा। देखो, सोसाइटी का मतलब क्या होता है? नॉर्मली ये जो सोसाइटी है वो सोसाइटी डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लूं, नॉर्मली आप जो बिजनेस देख रहे हो वो बिजनेस मान के चलो, जो बिजनेस है वो बिजनेस चल रहा है लोकल में। कहाँ चल रहा है? लोकल में। तो बिजनेस अगर लोकल में चल रहा होगा तो सारा काम काज उसका कहाँ से चल रहा होगा? लोकल में चल रहा होगा। तो बिजनेस के लिए वो जो लोकल बिजनेस है, उस बिजनेस के लिए सोसाइटी क्या कहलाएगा? वो लोकल सोसाइटी कहलाएगा। लोकल मतलब जितना एरिया में बिजनेस फैला हुआ है वो सोसाइटी भी उतना ही फैला होगा। अगर लोकल एरियाज में फैला हुआ एक ही प्लेस पे वो करता है सब वही काम, सेलिंग बाइंग, कस्टमर उसके उसके यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो लोग, या फिर जिससे डीलिंग्स करता है वो लोग, वो सब कहाँ होंगे? लोकल एरियाज के ही होंगे। तो उसको बोलेंगे हम लोकल बिजनेस। अगर बात करें हम ऐसा बिजनेस जो नेशनल लेवल पे चल रहा है, यानी कि नेशन में जो बिजनेस चल रहे हैं वैसे बिजनेस, तो नेशनल नेशनल लेवल पे अगर कोई बिजनेस चल रहा है जिसको हम नेशनल बिजनेस कहेंगे, पूरे भारत में अगर चल रहा होगा, पूरे कंट्री में चल रहा होगा, तो उसके लिए जो सोसाइटी होगा वो क्या होगा? पूरा नेशन होगा। इसके लिए सोसाइटी कौन होगा? पूरा नेशन सोसाइटी कहलाएगा। ठीक है, याद रखना ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो पूरा नेशन इसके लिए सोसाइटी कहलाएगा। और अगर इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल में अगर वो बिजनेस जहां जहां भी चल रहा है, यानी कि इंटरनेशनल में जहां जहां पे भी बिजनेस चल रहा होगा वो सारा बिजनेस इंटरनेशनली लेवल पे जो जो कंट्री में चल रहा है वो सारा कंट्री इस बिजनेस के लिए, ये बिजनेस के लिए सोसाइटी कहलाएगा। याद रखना, ये कहलाता है सोसाइटी। सोसाइटी किस पे डिपेंड करता है? उस बिजनेस के उस बिजनेस के क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है कि सोसाइटी कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो होप सो आपको समझा होगा सोसाइटी मतलब क्या है। तो आगे की बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो क्या दिया गया कैरेक्टरिस्टिक्स, वन बाय वन देखते हैं। पहला दिया है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप सभी को पता है कि बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देखो यहीं पे हमने देखा था कि बिजनेस क्या था, बिजनेस किस में आता है? देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इसी में
इस बिजनेस को कवर किया गया था। ठीक है, यानी कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसी में हमने डायरेक्टली देखो बिजनेस आता है, तो ये जो था इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता था। तो वही बोला है कि एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्या बोलता है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन टू अर्न मनी और लाइवहुड। ठीक है, तो ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे ये काम करके, अंडरटेक करके, काम वगैरह काम काज करके पैसा कमाएगा। देखो, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स एक्सेट्रा। यानी कि ये जो बिजनेस के अंदर ये सब काम नहीं करते, ये सब किस में काम करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काम करते हैं। दूसरा देखते हैं टू पार्टीज। अब टू पार्टीज का मतलब क्या है कि बिजनेस करने के लिए कम से कम दो लोग चाहिए। अब वो दो लोग कौन होते हैं, पहला होता है खुद बिजनेस, पहला कौन होगा, खुद बिजनेस होगा, और दूसरा पार्टी कौन होगा, दूसरा पार्टी कौन होगा, वो खरीदने वाला कस्टमर, बायर जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कस्टमर, इसको क्या बोलेंगे, कस्टमर। याद रखना, इस बायर का बायर बोलेंगे, और बिजनेस को क्या बोलेंगे हम, सेलर। क्या बोलेंगे, सेलर। तो याद रखना कि बिजनेस को हम सेलर कहेंगे और बायर कस्टमर को कहेंगे। तो नॉर्मली ये दो लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, पहला कौन होगा, ये सेलर इन्वॉल्व होगा और दूसरा ये बायर इन्वॉल्व होगा, तब उसको बोलेंगे टू पार्टीज। तो देखते हैं वन बाय वन कि इसके अंदर क्या दिया गया है। देखो क्या देता है, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व एन एक्सचेंज। एन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, देखो एन एक्सचेंज का मतलब क्या होगा, अगर मैं बात करूं एन एक्सचेंज के बारे में, तो देखो क्या होता है, कोई भी बिजनेस क्यों ना हो उसमें एक्सचेंज जरूरी आपको दिखेगा। पहला पार्टी कौन होगा, सेलर, और दूसरा बायर। ठीक है, तो देखो सेलर और बायर के बीच में एक्सचेंज कैसे होता है, सेलर जो है कुछ ना कुछ बायर को देगा जिसको हम बोलेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, और बायर कुछ ना कुछ देगा जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम मनी कहेंगे। ठीक है, तो बायर कुछ देगा, सेलर कुछ देगा, तो इसी को क्या बोला गया है, इसी इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सचेंज। क्या बोलते हैं, इसी को हम एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, इसी को हम एक्सचेंज कहेंगे, याद रखना। तो क्या बोला गया है कि कोई भी ट्रांजेक्शन क्यों ना उसमें एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है। देखो मिनिमम टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज, कम से कम दो लोग चाहिए एक्सचेंज के लिए, पहला सेलर और दूसरा बायर। पहला कौन चाहिए, सेलर, और दूसरा बायर चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते बात करते क्या दिया गया है। अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड द सेलर विच मे बी ओरल और रिटन। तो इन दोनों के बीच में जो है एक तरीके का एग्रीमेंट बन जाता है। किस टाइप का एग्रीमेंट, या तो ओरल होगा, यानी कि आपने ओरल एग्रीमेंट बनाया है, जिसने इसको ऑर्डर दिया उसने वो पहुंचा के दिया, ये क्या हुआ, ओरल में हो गया, और या तो रिटर्न में आपने ऑर्डर लिखावट में दे दिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव इन द सेंस कि बिजनेस चालू ही हुआ है प्रॉफिट कमाने के लिए। देखो द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम इट्स एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब जो भी कामकाज कर रहा है बिजनेस, उससे जो है ये प्रॉफिट ही कमाएगा बिजनेस। ठीक है, देखो बिजनेसमैन ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एदर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल और रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट। देखो बिजनेस जो है दो तरीकों से प्रॉफिट कमा सकता है, या तो अपने सेल को बढ़ा के, या तो उस प्रोडक्ट में जो लागत लगी है उसको कम करके। ठीक है, तो दो टाइप से वो प्रॉफिट को अपने बढ़ा सकता है। देखो इट इज द स्पाइन ऑफ बिजनेस विच कीप द बिजनेस गोइंग ऑन इट द लॉन्ग टर्म। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। तो प्रॉफिट क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, क्योंकि जितने भी बिजनेस है सेम प्रॉफिट थोड़ी करते हैं, कोई बिजनेस ज्यादा करता है, कोई कम करता है, कोई लॉस में भी जा सकता है। तो जैसा बिजनेस वैसा प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो प्रोडक्शन मीन्स क्या था, आपने पढ़ा था कल ही, प्रोडक्शन मीन्स क्या था, प्रोडक्शन मीन्स देखो प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एक्चुअल मीन्स मेकिंग ऑफ द गुड्स, गुड्स को बनाना, ये था प्रोडक्शन। तो क्या किया जा रहा है, सबसे पहले गुड्स को बनाया जाएगा, उसके बाद सेल किया जाएगा। देखो बिफोर एक्सचेंजिंग का मतलब
देखो ये वाला प्रोसेस, ये था बिफोर एक्सचेंजिंग, ये प्रोसेस था। तो देखो क्या बोलता है, बिफोर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज दे शुड, क्या बोलता है, दे शुड प्रोड्यूस बाय बिजनेस एंटरप्राइज। सबसे पहले क्या बोलता है कि आप किसी को एक्सचेंज कर रहे हो, उससे पहले वो गुड्स तो होना चाहिए एक्सचेंज करने के लिए। तो वो गुड्स कहाँ पे बनता है, उसको बनाया जाता है इंडस्ट्रीज में, जो कि बिजनेस ही कहलाएगा। तो बिजनेस उस गुड्स को बनाता है। आगे क्या बोलता है, गुड्स आर एदर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस बाय द फ्रॉम द सप्लायर। तो हो सकता है या तो मैन्युफैक्चरर ने बनाया है या तो किसी सप्लायर ने बना के दिया है, वो दोनों भी हो सकता है। विद द एम ऑफ सेलिंग फर्दर टू इट्स कंज्यूमर फॉर प्रॉफिट। तो ये जो है पैसे के लिए बनाया जाता है, ताकि कंज्यूमर को सेल करे और उससे पैसा कमाया जा सके। आगे देखते एक्सचेंज। अब गुड्स बन गया, यहाँ पे क्या हो गया, गुड्स बन गया। अब यहाँ पे हम एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज मतलब नॉर्मल, आपको जो मैंने बताया ये वाला टर्म, ठीक है, ये टर्म को हम एक्सचेंज कहते हैं, याद रखना। देखो, बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विथ मनी और मनीस वर्थ। मनी और मनीस वर्थ, कल मैंने मनी मतलब लास्ट वीडियो में अगर आप देखोगे उसमें मनीस वर्थ के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हो जाकर वो वीडियो, उसे अच्छे से देखने के बाद ये वीडियो आप देखना। तो कोई भी बिजनेस क्यों ना, वो या तो डायरेक्टली एक्सचेंज करेगा या इनडायरेक्टली करेगा। अगर मैं बात करूं एक रिटेलर्स की, देखो अगर मैं बात करूं एक रिटेलर की, तो रिटेलर क्या करता है, डायरेक्टली एक्सचेंज करता है। जो रिटेलर्स होते हैं वो डायरेक्टली डील करते हैं कस्टमर्स के साथ, ठीक है, डायरेक्टली डील करते हैं कस्टमर के साथ। लेकिन एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री मतलब सभी को पता होगा, एक इंडस्ट्री है वो डायरेक्टली नहीं जाएगा, मतलब वो इस कस्टमर के पास नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है। तो वो डायरेक्टली डील नहीं करता, वो किसके पास जाएगा, पहले जाएगा होलसेलर के पास, किसके पास, होलसेलर के पास, और होलसेलर जाएगा रिटेलर के पास, फिर ये सेल करता है। होलसेलर भी वो भी डायरेक्टली कस्टमर को डील नहीं करता है, ठीक है। तो कस्टमर के साथ डायरेक्टली डील करने वाला है कौन, ये रिटेलर होते हैं, कस्टमर के साथ डील करने वाले। और ये दोनों जो है, ये दोनों इनडायरेक्टली डील करते हैं। तो वही बोला गया है। अगर मैं बात करूं रिटेलर की, ये भी बिजनेस है, होलसेलर ये भी बिजनेस है, इंडस्ट्री ये भी बिजनेस है। तो क्या बोलता है कि जो भी बिजनेसेस है वो या तो डायरेक्टली डील करेगा या इनडायरेक्टली डील करेगा, पैसे के लिए या पैसे की जगह पे कुछ और। देखो आगे क्या बोलता है, मॉनेटरी एक्सचेंज इज द एक्सचेंज विथ मनी। सिंपल, मॉनेटरी एक्सचेंज क्या है, वो एक्सचेंज है मनी के साथ, ठीक है। तो वही बोला, मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन कल हमने बात किया था, देखो यहाँ पे भी था मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन, अगर आपने फोकस किया रहेगा तो बताया था कल मॉनेटरी एक्सचेंज के बारे में भी मैंने। देखो मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन, तो ये क्या था, एक तरीके का एक्सचेंज ही था, ठीक है, तो आप लोग याद रखना। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में क्या बोलता है कि बाइंग नोटबुक फॉर कैश, तो पैसे के लिए आप नोटबुक खरीद रहे हो, बस वही। और दूसरे टर्म में क्या बोलता है, दूसरे टर्म में ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ बार्टर सिस्टम गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज फॉर सम अदर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर बार्टर सिस्टम की बात करें तो बार्टर सिस्टम में क्या था, एक गुड्स दो दूसरा गुड्स लो, एक गुड्स दो दूसरा गुड्स लो, ये था बार्टर सिस्टम। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि व्हीट इज एक्सचेंजिंग फॉर द राइस, ठीक है, ये एग्जांपल है। दूसरा क्या दिया है, इफ गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर ओन कंजप्शन, अगर आप अपने यूज के लिए कोई भी गुड्स बना रहे हो तो वो गुड्स तो कहलाएगा, लेकिन बिजनेस नहीं कहला। क्यों, क्योंकि आप खुद के लिए बना रहे हो, खुद यूज करोगे तो बिजनेस कैसे कहलाएगा। देखो एग्जांपल दिया है कि स्टिचिंग अ ड्रेस फॉर अ डॉटर इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी, बट स्टिचिंग ऑफ बिजनेस इन अ टेलरिंग शॉप एंड टेकिंग स्टिचिंग चार्जेस फॉर दैट इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी। तो क्या बोला गया है कि ड्रेस को बनाया जा रहा है अपने डॉटर्स के लिए, एक पिता बना रहा है अपनी बेटी के लिए, तो उससे कोई भी डिमांड नहीं करेगा, पैसा नहीं लेगा, तो वो अपने फैमिली की बना रहा है तो इसके लिए कोई खर्चा नहीं लेगा। लेकिन वही ड्रेस किसी अन्य पर्सन के लिए बना रहा है टेलर शॉप पे, तब क्या होगा, टेलर शॉप पे अगर बना रहा है तो उसके लिए चार्जेस वगैरह लेगा, स्टिचिंग चार्जेस लेगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगा।
लेकिन खुद के डॉटर के लिए बना रहे तो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगा। वैसे ही दिया है सिमिलरली इफ गुड्स आर डोनेटेड और गिवन एज गिफ्ट, डोनेट किया गया या गिफ्ट दिया गया, डोनेट का मतलब दान वगैरह कर देना, गिफ्ट दिया गया उपहार वगैरह, तो इसे भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे, भले बिजनेसमैन ही क्यों ना कर रहा हो, कि डोनेट किया हुआ चीजें को बिजनेस नहीं कहते हैं, याद रखना। अगला बात करते हैं डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। अब डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज क्या कहता है कि नॉर्मल डील करना, ठीक है, एक सामान दिया दूसरा सामान लिया, पैसा दिया सामान लिया, ठीक है, तो डीलिंग्स कहते हैं। देखो एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कंसर्न विथ एदर गुड्स और सर्विसेज, दो बातें बोल रहे हैं कि हर बिजनेस ट्रांजेक्शन में ये चीजें तो इन्वॉल्व होगा, क्या क्या, दो चीजें, या तो गुड्स इन्वॉल्व होगा या तो सर्विस इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस कैन नॉट टेक प्लेस, अगर गुड्स ही नहीं होगा सर्विस ही नहीं होगा तो बिजनेस भी होगा ही नहीं, क्योंकि इसी के ऊपर चलता है बिजनेसेस। आगे हम बात करते हैं दीज गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, ठीक है, तो ये जो गुड्स है या तो कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं या तो कैपिटल गुड्स। सिंपल याद रखना, अगर कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है कि एक कंज्यूमर के लिए बनाया गया गुड्स वो यूज करता है डेली बेसिस पे, क्या बोला गया कि कंज्यूमर्स है, अगर कंज्यूमर है और वो कोई गुड्स खरीद रहा है अपने खर्चे के लिए तो वो कहलाएगा कंज्यूमर गुड्स। लेकिन कैपिटल गुड्स का मतलब वैसे गुड्स जिसको बनाने में सालों सालों लगते हैं, यानी कि ऐसे गुड जिसको बनाने में सालों साले लगते हैं, कम से कम एक साल तो लेता ही है, वैसे गुड्स को हम बोलेंगे कैपिटल गुड्स, आप लोग याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बड़े बड़े मशीन वगैरह, बड़े बड़े गाड़ियां वगैरह, ट्रेन देख लो, एरोप्लेन देख लो, इसको बनाने में काफी समय निकल जाता है, एक साल से ऊपर निकल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कैपिटल गुड्स। क्लियर, इतना आप लोग याद रखना इसे। आगे की बात करते हैं, देखो यहाँ पे जो दिया गया है क्लासिफिकेशन कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स का, ठीक है, तो ये दोनों है क्लासिफिकेशन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। देखो आगे क्या बोलता है, आगे क्या बोलता है कि हाउएवर सर्विस क्रिएटेड फॉर बिजनेस पर्पस आर इनटेंजिबल व्हिच आर एसेंशियल फॉर डूइंग बिजनेस, तो सर्विसेज भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है जो कि इनटेंजिबल है, ठीक है। इनटेंजिबल सर्विसेज, हमेशा सर्विस जो होता है इंटेंजिबल ही होता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। अगर ट्रांसपोर्टेशन देखोगे कि ट्रांसपोर्टेशन गाड़ियां वगैरह तो दे रही है लेकिन इसमें सर्विस इन्वॉल्व है, सर्विस दिया जा रहा है। बैंकिंग, बैंक वाले भी कई सारी चीजें देती है लेकिन वो सर्विस इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। आगे हम बात करते हैं कंटिन्यूटी। देखो कंटिन्यूटी क्या कहता है, हमने बात कर लिया डीलिंग्स के बारे में, यानी कि डीलिंग जो है आप कर रहे हो, अगर किसी बिजनेस के साथ डील करते हो तो एक बार आपने किया क्या आप छोड़ दोगे, नहीं। अगर कोई बिजनेस है एक बार डील करता है तो उसको जरूरत बार बार पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर के साथ वो डील करने वाला है। तो वही बोला गया जो डीलिंग्स हो रही है वो कंटिन्यू होना चाहिए, डीलिंग्स में आज किया कल भी करना पड़ेगा, परसों भी करना पड़ेगा। देखो every business require regulatory in transactions, one single transaction does not constitute businesses, तो क्या बोला गया है कि कोई भी बिजनेस क्यों ना हो उसको रेगुलर ट्रांजेक्शन रखना पड़ेगा, आज भी कल भी परसों भी डेली करना पड़ेगा। अगर आप सिंगल ट्रांजेक्शन कर रहे हो यानी कि आपने आज खरीदा कल बेच दिया उसके बाद आप कर ही नहीं रहे हो तो वो आपका जो है डीलिंग्स नहीं कहलाएगा, वो आपका बिजनेस ही नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप एक बार कर रहे हो। अगर आपका काम ही होता करने वाला, बाइंग सेलिंग करने वाला, तो आप बिजनेस में आते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल वही दिया है, क्या एग्जांपल दिया गया है, देखो इफ अ पर्सन सेल हिज ओन मोटर कार एंड अर्न प्रॉफिट देन इट विल नॉट कंसिडर एज बिजनेस एक्टिविटी। तो क्या बोला गया, कोई पर्सन है अपना पर्सनल व्हीकल बेच दिया, मोटर कार बेच दिया और उसमें उसको प्रॉफिट हो गया, अब प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका बिजनेस है, लेकिन वही क्या बोला गया, बट इफ ही इज अ कार डीलर, यानी कि उसका काम ही है वो कार ही डीलर है और वो सेल और परचेस कर रहा है, मतलब वो कार को सेल और परचेस कर रहा है उसका काम ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट कंसीडर एज बिजनेस एक्टिविटी। सिंपल, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बोलते हैं क्या बोला गया, अनसर्टेन रिटर्न। अब अनसर्टेन रिटर्न का मतलब क्या होता है,
अनसर्टेन का मतलब होता है जिसका अनुमान आप ना लगा पाओ। अनसर्टेन मतलब विच इज नॉट प्रेडिक्टेबल। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया है कि अनसर्टेनिटी, बिजनेस जो चल रहा है वो अनसर्टेन ही है। आज जो हो रहा है जरूरी नहीं कल क्या हो जाए, परसों क्या हो जाए, दैट इज अनसर्टेन रिटर्न होता है। तो ये जो है कभी फायदा भी देगा कभी लॉस भी देगा। तो वही बोला, इन बिजनेस द रिटर्न आर नेवर प्रेडिक्टेबल और गारंटी, यानी कि कल क्या होने वाला कोई भी आपको गारंटी भी नहीं देगा और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। जो सोचते हो वो एक हुआ अंदाजा लगाना, लेकिन आप वैसे ही होगा इसकी गारंटी आप नहीं दोगे। तो बिजनेसमैन में अर्न प्रॉफिट और सफर लॉस। उसके बाद नेक्स्ट है एलिमेंट्स, एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं एक बिजनेस में, क्या क्या रिस्क होते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। तो क्या क्या रिस्क होते हैं देखो, रिस्क इज अ की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस विच इज कंसर्न विथ एक्सपोजर टू लॉसेस। तो रिस्क ऐसा होता है जिसके वजह से गारंटी है कि कुछ ना कुछ आपके बिजनेस में होगा, लॉस हो सकते हैं। एक्सपोजर टू लॉस का मतलब क्या है कि रिस्क के वजह से लॉस का धमाका फूट सकता है। देखो जब भी कोई भी, जैसे अभी दिवाली का समय आ रहा है तो इस समय पे काफी लोग जो है बम्स वगैरह लेंगे। तो देखो बम्स जैसे फूटता है, फूटने को ही हम बोलते हैं एक्सप्लोजन। देखो इट इज ड्यू टू सम अनफेवरेबल अनडिजायरेबल इवेंट। तो क्या है ये क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि अनफेवरेबल नेचर है। अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल, अनफेवरेबल मतलब मेरे हिसाब से ना होना, मेरे इच्छा के हिसाब से ना होना। देखो अनफेवरेबल, फेवरेबल मतलब मेरे हिसाब से ना होना, अनडिजायरेबल मतलब मेरे इच्छा से ना होना। तो उसे ही हम ये कहते हैं। एवरी बिजनेस विल हैव सम अदर रिस्क, some or the other risk. Insanity of risk can be minimized but cannot be avoided. तो क्या बोला गया है कि कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिसको आप मिनिमाइज तो कर सकते हो, मिनिमाइज मतलब उस रिस्क को कम कर सकते हो, बट उसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। देखो सर्टेन फैक्टर आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेसमैन। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो बिजनेसमैन उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। वो क्या होता है, बियॉन्ड द कंट्रोल होता है। बियॉन्ड का मतलब परे होता है, मतलब कंट्रोल के परे है। ठीक है, तो देखो क्या क्या वैसे रिस्क है यहाँ पे, क्या क्या रिस्क आ सकते हैं जो एक बिजनेसमैन नहीं कंट्रोल कर पाता। जैसे कंज्यूमर टेस्ट, यानी कि कंज्यूमर कस्टमर्स वगैरह हैं, आज इसको कुछ और पसंद था, अब कल उसको कुछ और पसंद आ गया। जैसे एक मोबाइल की दुनिया की अगर मैं बात करूं तो मोबाइल में जो है तरह तरह के फीचर सारे कई सारी कंपनियां से, आज जो मोबाइल बन रहा है जरूरी नहीं है कि कल वो नया हो। आज जो बना आज तो नया है, लेकिन कल किसी और ने निकाल दिया, ये पुराना हो जाएगा वो नया हो जाएगा। तो कस्टमर क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो जाएगा। इसी को बोला गया कंज्यूमर टेस्ट। उसका लाइक डिसलाइक, आज कुछ और पसंद था, अब कल जाकर वो नापसंद हो गया। फैशन चेंज हो गया, चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होने की वजह से काफी कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। जैसे कि कोई बिजनेस जो है ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन को निभा रहा था और कोई ऐसा बिजनेस आ गया जो आज नया मॉडल के हिसाब से कोई प्रोडक्शन करने लगा, तो जिसके वजह से मास की प्रोडक्शन होगा और जो पुराना बिजनेस है वो पुराना ही रह जाएगा। या फिर आग लगना, चोरी होना, नेचुरल कैलेमिटीज इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। ठीक है, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, फ्लड आ गया, तेज बारिश हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं नेचुरल कैलेमिटी, नेचर से होने वाली चीजें नेचुरल कैलेमिटीज कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो इसी को बोलते हैं बियॉन्ड द कंट्रोल। तो देखो क्या बोला है, नो बिजनेस इज फ्री फ्रॉम ऑल द मेंशन फैक्टर, अबव मेंशन फैक्टर। तो ये सबसे कोई भी फ्री नहीं है, ये सभी चीजों से कोई भी फ्री नहीं है। आगे की बात करते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मतलब कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, उसका अल्टीमेट एम होता है एक कस्टमर को सेटिस्फाइड करना। अगर वो कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया मतलब बिजनेस नहीं चला पाएगा। तो सीधी बात है कि कस्टमर को सेटिस्फाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सेटिस्फाइड का मतलब होता है, सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि करना, संतुष्ट करना। देखो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड बिजनेस इज नॉट एन एक्सेप्शन टू इट। तो क्या बोला गया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है सभी का अल्टीमेट एम, अल्टीमेट का मतलब एंडिंग प्रोसेस है, तो अल्टीमेट एम है और वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी का, और बिजनेस भी इससे अलग नहीं है। देखो
Modern business believes in satisfying the customer by providing quality product and services at a reasonable price. तो जितनी भी बिजनेसेस है, मॉडर्न बिजनेसेस है, वो सब क्वालिटी के पीछे भी भाग रही है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स के पीछे भी भाग रही है और सर्विसेज, लेकिन एक रीजनेबल प्राइस में। रीजनेबल प्राइस का मतलब ये नहीं कि सस्ता पैसा, ये होता है रीजनेबल प्राइस का मतलब कि ना ज्यादा ना कम। अगर ज्यादा भी रखोगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, और कम रखोगे तो चीप प्रोडक्ट समझेंगे। तो उतना ही रखो जितने पे लोग राजी होते हैं, दैट इज नोन एज रीजनेबल प्राइस। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, द पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर। तो हर बिजनेस का यही काम होता है कि वो जो है एक तरीके का कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्रिएट कर ले और कस्टमर को रिटेन कर ले। रिटेन का मतलब क्या है, उसको तो अभी कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया, दोबारा भी आप ही के पास आए, जाए आए आप ही के पास आए। ठीक है, इसको रिटेन द कस्टमर कहते हैं। तो याद रखना, ये थे कुछ आपके मेजर्स बिजनेसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या थे? मेजर्स बिजनेसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार इसके बारे में पूछा गया है। तो टोटल 10 पॉइंट्स है, और अगर कोई डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलना। उसके अंदर कोई भी डाउट्स आप पूछ सकते हो और उससे जो है आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।